चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताते चले, आज बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। गया में सुबह 10 बजे जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो पूर्णिया में दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भी पीएम नरेंद्र मोदी की 2 जनसभाएं होंगी और दोपहर 2:30 बजे बालूर घाट में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। शाम 4:15 पर रायगंज में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शेड्यूल। बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में और बिहार में 2-2 रैली होगी और इन तमाम रैली और जनसभाओं को लेकर पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज बिहार और बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से आज बिहार पहुंच रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी ज्ञान की धरती गया और सीमांचल के पूर्णिया में रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर दोनों ही जगहों में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार भाजपा के नेताओं के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गया पहुंचेंगे, जहां वे गांधी मैदान में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रत्याशी जीतन राम मांझी के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, बैक टू बैक आज कई जगहों के दौरे पर रहने वाले हैं। पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान में चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में सीमांचल की 4 में से 3 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा और अपनी जनसभा के माध्यम से तीनों सीटों के वोटरों को एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की पुरजोर अपील करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इन तीनों सीटों पर एनडीए के प्रमुख घटक जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा तीनों सीटों के एनडीए प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। तो देखिए, बिहार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल में भी आज 2 जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। दोपहर 2:30 बजे बालूर घाट में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। शाम 4:15 पर रायगंज में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहने वाले हैं। गया में सुबह 10 बजे जनसभा करेंगे पीएम मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वहीं देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिवसीय असम दौरा भी शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी शाम को 7:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे। नलबाड़ी में पीएम मोदी रैली आपको करते हुए नजर आएंगे। रैली संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी भूषण चौधरी के समर्थन में प्रचार प्रधानमंत्री मोदी आपको करते हुए आज नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ एक दिन में 2 से 3 राज्यों के लगातार दौरे कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे असम और ये दौरा 2 दिवसीय होने वाला है। शाम को गुवाहाटी 7:30 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। नलबाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो कल भी आपने देखा कैसे पीएम मोदी ने बैक टू बैक चुनाव प्रचार में शामिल हुए, बैक टू बैक 2 से 3 राज्यों को कवर किया और अब आज फिर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे शाम 7:30 बजे गुवाहाटी और गुवाहाटी में नलबाड़ी में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। और इसके अलावा आपको बता दें, आज जो बीजेपी प्रत्याशी हैं भूषण चौधरी, उनके पक्ष में प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आपको आज नजर आएंगे। तो अब समय बहुत कम रह गया है। बात करें अगर पहले फेज की, तो 19 तारीख को होना है मतदान और उसके पहले पूरी कोशिश यहां पर हो रही है। कोई भी कोर-कसर, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है और यही वजह है कि अब आपको हर पार्टी लोगों के बीच में चुनावी रण में आपको नजर आ जाएगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। बैक टू बैक वो दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और अब आज असम पहुंचने का भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। असम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और यहां पर भी चुनाव प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से आज की जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। 2 दिवसीय असम का दौरा आज से शुरू हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ जहां हुंकार बढ़ते हुए नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का भी असम दौरा है। इससे पहले भी हमने देखा है राजस्थान में जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे उसी दिन कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी जनसभा वहां पर थी। लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज आज रहने वाली है असम में क्योंकि 2 दिवसीय एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का दौरा 7:30 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी जनसभा करते हुए नजर आने वाली है।
आगे बढ़ते हैं अखबारों की खबरें। आज कौन कौन सी बड़ी खबरें अखबारों में, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर फिलहाल बता दें, 2024 का चुनाव देश के लिए अवसर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और ये भी आपको बता दें कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम का बहाना विपक्ष बना रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बॉन्ड से ही पैसे के स्रोत का पता चला, प्राण प्रतिष्ठा में लिए कोई इवेंट नहीं था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तमाम बड़ी बातें फिलहाल कही गई है। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर भी है, वो भी आपको बाद में बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो कहा और इसके अलावा 2024 के चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, ईडी, सीबीआई, ईवीएम को लेकर जो विपक्ष निशाना साधता है उस पर भी तंज कसा है विपक्षी पार्टियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बॉन्ड से पैसे के स्रोत का पता चला है। और दूसरी बड़ी बात कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो मेरे लिए कोई इवेंट नहीं था, वो आस्था का प्रतीक था। तक हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले, ट्रांसपेरेंसी कैसे आए। एक प्रामाणिक पवित्र विचार मेरे मन में था, रास्ते खोज रहे थे, एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। आज जो लोग उलट पुलट बोल रहे हैं उन्होंने सराहा था, पार्लियामेंट डिबेट देख लीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो इलेक्टोरल बॉन्ड की सक्सेस स्टोरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। तो वहीं 2024 का चुनाव देश के लिए अवसर है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस इंटरव्यू में कहा गया। ईडी, सीबीआई और ईवीएम का बहाना बना रहा है विपक्ष। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्ड से ही पैसे के स्रोत का पता चला है, प्राण प्रतिष्ठा मेरे लिए कोई इवेंट नहीं था, जैसे कि महिमा ने अभी कहा। और देखिए किस तरीके से हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, और इसको लेकर पीएम मोदी से जब सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर तंज भी कसा। सुनिए, आपको सुनाएंगे, लेकिन देखिए किस तरीके से आपको याद होगा कि राहुल गांधी की तरफ से जब ये कहा गया था कि हम हर साल जो महिलाएं हैं उनके खाते में 1 लाख रुपए डालेंगे, यानी कि 8,000 के करीब हर महिला के खाते में जाएगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो गरीबी है वो झट से खत्म हो जाएगी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राहुल गांधी पर तंज कसा गया। अभी मैंने एक नेता का भाषण सुना, उन्होंने कहा एक झटके में मैं गरीबी हटा दूंगा। अब जिनको 5-5, 6-6 दशक देश का राज करने को मिला, वो जब आज कहेंगे कि मैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा, तो देश सोचता है ये क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वेश्चनेबल होती जा रही है। ऐसे में प्राण जाए और वचन न जाए, ये महान परंपरा से हम निकले। मैं मानता हूं कि नेताओं ने ओनरशिप लेनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं जो बोल रहा हूं मतलब मेरी जिम्मेवारी है, ये कोई करेगा ऐसा करेगा ऐसे नहीं चलता है। और उसमें से मैंने बल दिया है गारंटी का, मैं कमिटमेंट भी करता हूं और उसका मैं ओनरशिप ले रहा हूं। और जब ओनरशिप लेते हैं ना तो देश को भरोसा होता है। तो मोदी से जब जांच एजेंसी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ईडी, सीबीआई और ईवीएम को लेकर बहाना बना रही है। और देखिए इसका जिक्र अखबारों में भी है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं, मेरे पास देश के लिए बड़ी योजनाएं हैं। मोदी ने यह भी कहा कि ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियां अच्छा काम कर रही है। जिस कानून के तहत केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई कर रही है उसमें से कोई हमारी सरकार नहीं बना। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। एक भी कानून मेरी सरकार ने नहीं बनाया, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इलेक्शन कमीशन। ऊपर से हमने तो इलेक्शन कमीशन में सुधार किए हैं। आज इलेक्शन कमीशन बनता है तो अपोजिशन भी उसमें होता है। पहले तो प्रधानमंत्री एक फाइल पे साइन करके इलेक्शन कमीशन बना देता था, और जो उनके परिवार के साथ निकट जुड़े थे ऐसे ऐसे लोग इलेक्शन कमिश्नर बने थे। हम उस लेवल पे प्ले नहीं कर सकते, तो हमारा लेवल प्ले फील्ड हो ही नहीं सकता, हम ऐसे बन ही नहीं सकते।
हम अच्छे रास्ते पर जाना चाहते हैं, हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। दूसरी बात है, आखिर ईडी सीबीआई कैसे बनी? ईडी वगैरह का आप देखेंगे या इलेक्शन कमीशन, अपने एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और इसलिए कभी ईवीएम का बहाना निकालेंगे, कभी मूलतः पराजय के लिए वो कुछ रीजनिंग अभी से सेट करने में लगे हैं। और वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हम 2047 के मिशन पर काम कर रहे हैं। देश में एक प्रेरणा जगानी चाहिए, लोकतंत्र सिर्फ संविधान में ना बंधे। कांग्रेस के 6 दशक और मेरे 10 साल सामने हैं। विपक्ष की राजनीति परिवार पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बार फिर से हमला बोला और कहा कि विपक्ष की राजनीति परिवार पर केंद्रित है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2047 विकसित भारत प्रोजेक्ट, इस पर 2 साल से काम चल रहा है, मेरा ध्यान उसी पर है। देश के 15 लाख लोगों की राय इसमें ली गई है। 25 सालों में देश को कहां देखना वो चाहते हैं, ये उनसे राय ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ईडी बेहतरीन काम कर रही है। एजेंसी के 97% ऐसे लोग हैं जो राजनीति में शामिल नहीं है। ईमानदार आदमी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो भ्रष्टाचार से घिरे हैं उन्हें पाप का डर होता है। तो ऐसी तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं कहता हूं कि मेरी बड़ी योजना है तो किसी को डरना नहीं चाहिए। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए, किसी को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि देश के समग्र विकास के लिए है। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। मैंने सब कुछ सही दिशा में करने की कोशिश की है, फिर भी बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है, इसलिए कहता हूं ये ट्रेलर है। पीएम मोदी ने 2047 का भी यहां पर जिक्र किया है कि ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है। जो अगले 5 साल आएंगे उसमें आप देखिएगा कि विकास किसे कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही साथ यहां पर कई और बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ईडी अच्छा काम कर रही है। उसने जो केस दर्ज किए हैं उनमें से 97% केस गैर राजनीतिक लोगों के खिलाफ हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें कहते हुए पीएम मोदी नजर आए, सुनिए। और मेरी पार्टी की विशेषता है, हम हर स्तर के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता जिसमें क्षमता है उनको अवसर देते हैं। हमारा कोई परिवारवादी तो पार्टी है नहीं, परिवार से चलित पार्टी नहीं है। जिन पार्टियों में ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली होता है, और इसलिए हमारे यहाँ तो हर एक को अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे फैसले जो है वो डराने के लिए नहीं है और किसी को दबाने के लिए नहीं है। तमाम बड़ी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। और देखिए, आपको फिलहाल हम बता रहे हैं कि एक तरफ जहां विपक्ष पर निशाना साधा, हर एक मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल बात की है, ये आपने फिलहाल सुन ही लिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने फिलहाल विपक्ष की राजनीति को लेकर भी लगातार सवाल उठाए हैं। और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको सुन लेना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है। देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ। उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है बल्कि देश हित में है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, जब एजेंसी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि जो आज एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई क्या बात करे, ईडी क्या बात करे, इनके कानून पहले से बने हुए हैं, मैंने कोई कानून नहीं बनाया। आगे बढ़ते हैं। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गुजरात से दबोचा है। दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया। विकी गुप्ता और सागर पाल गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस बात की पुष्टि की है। तो दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से एक बड़ी सफलता मिली है। विकी गुप्ता और सागर पाल गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको याद होगा, सलमान खान के घर के बाहर 4 से 5 राउंड फायरिंग हुई थी और इरादा इन बदमाशों का यही था कि सलमान खान को टारगेट किया जाए, क्योंकि एक जो गोली थी उनके बालकनी में भी जाकर लगी थी। फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची, जांच की जाए, उसके बाद लगातार पुलिस सक्रिय थी और इन लोगों को ढूंढ रही थी। तो अब बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में आपको ये बता रहे हैं कि एक बड़ी सफलता यहां पर मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली है, क्योंकि भुज से जो आरोपी है उन्हें दबोचा गया है। दोनों आरोपी गुजरात के भुज से गिरफ्तार किए गए हैं।
सत्य प्रकाश सोनी इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में? वाले दो शूटरों को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने गुजरात के कुछ से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी हुई है और यह जानकारी खुद डीसीपी दत्ता नलावड़े ने दिया है, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी है। और जानकारी यह मिल रही है कि दोनों शूटर अपराधी जो है फायरिंग करने के बाद अपनी बाइक जो है बांद्रा इलाके में छोड़े। उसके बाद जो है मुंबई की लोकल ट्रेन पकड़कर सांता क्रूज गए, जहां से सांता क्रूज के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वहां से उन्होंने फ्लाइट की मतलब हवाई जहाज की मदद ली और सीधे जो है गुजरात फरार हो गए थे। क्राइम ब्रांच की 10 से ज्यादा टीमें लगातार उनके पीछे लगी हुई थी। फिलहाल देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज उन्हें मुंबई लाया जाएगा। जिनकी गिरफ्तारी हुई उनके नाम है निकी गुप्ता, जो शर्ट में दिखाई दे रहा है, और जबकि दूसरा जो शख्स है टी शर्ट में, उसका नाम है सागर पाल। दोनों बिहार के रहने वाले हैं और दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इसकी पुष्टि खुद डीसीपी क्राइम ब्रांच ने दी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि सत्य प्रकाश, लेकिन इन दोनों की धरपकड़ के लिए कई जगह पर छापेमारी एक साथ की गई थी, यहां तक कि दिल्ली में छापेमारी की गई थी, गुड़गांव में की गई थी। तो इसके बाद हालांकि बड़ी सफलता मिल गई है क्राइम ब्रांच को, लेकिन क्या अब ये और दायरा बढ़ सकता है इनसे, क्योंकि अब पूछताछ होगी, हो सकता है बड़े खुलासे भी इस पूछताछ में हो? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए बड़े गैंग का नाम आया है, उस गैंग को जोड़कर इस पूरे मामले की जांच की जा रही थी। 15 से ज्यादा टीमें देश के अलग अलग राज्यों में गई हुई थी, जिसमें मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 11 को बड़ी कामयाबी मिली। यूनिट 11 इसलिए कि जो अधिकारी क्राइम अपराधियों के साथ दिखाई दे रहा है, यूनिट 11 का अपराधी घोने पीआई घोने के तौर पर जाने जाते हैं। और ऐसे में यह बड़ा सवाल होता है कि आखिरकार यह दोनों शातिर अपराधी किसके इशारे पर जो है फायरिंग किए थे। अब इसकी जांच जो है पूछताछ में जरूर की जाएगी, लेकिन आज माना जा रहा है कि क्राइम सत्य प्रकाश लगातार होती रहेगी। लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने चुकी इनको गिरफ्तार किया और इससे पहले भी हमने देखा है कि सलमान खान को कई बार धमकी दी गई थी। क्या उस एंगल से भी पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हुए नजर आएगी, धमकी को लेकर के भी? और जैसे कि आपने बताया कि कोई बड़ा गिरोह या बड़ा ग्रुप इसके पीछे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मुंबई क्राइम ब्रांच के अलावा मुंबई पुलिस की बांद्रा शाखा ने जो है जो मामला दर्ज किया है 307 यानी कि हत्या का प्रयास और 325 हथियार चलाने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों मामले के अलावा ये हथियार कहां से आया, किसके इशारे पर यह फायरिंग हुई, क्या यह फायरिंग जानलेवा थी या डराने के लिए थी, इस तरह की तमाम जानकारियों के साथ क्राइम ब्रांच आज उनसे पूछताछ कर सकती है। यानी कि हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम जानकारियों के लिए सत्य प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चलिए। ओडिशा में पुल से नीचे गिरी बस, बड़ा हादसा हो गया यहां पर और हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। 40 लोग जख्मी, बस में 50 यात्री सवार थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जाजपुर में कोलकाता जाते समय ये हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सीएम नवीन पटनायक ने ऐलान किया है। तो ओडिशा के जाजपुर जिले में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। कोलकाता जा रही एक बस पुल के नीचे गिर गई। हादसे में एक महिला समेत 5 लोगों की मौत की खबर है। 40 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा रात 9 बजे नेशनल हाईवे 16 पर बाराबती पुल पर हुआ है और बस में 50 यात्री सवार थे। ये पुरी से कोलकाता जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हो गया। हादसे में 4 पुरुषों और 1 महिला की मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि 40 लोग जख्मी हुए, उनमें से 30 को कटक एससीबी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। तो देखिए बड़ा हादसा हो गया, तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो जख्मी हुए थे उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, इलाजरत हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची और फिर देखिए किस तरह से रेस्क्यू कर सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो दर्दनाक हादसा, इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। देखिए किस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं। पुरी से कोलकाता जा रही थी बस और इसी बीच ये हादसा हो गया है। ओडिशा में पुल से नीचे गिरी बस और 5 की मौत हो गई है, 40 जख्मी। जानकारी के मुताबिक बस में 50 यात्री सवार थे। जाजपुर में कोलकाता जाते वक्त ये हादसा हो गया और ये तस्वीर भी आपने देखी किस तरह से ये हादसा हुआ। पलट बिल्कुल जानकारी मिल रही है कि इसमें कई बच्चे थे, महिलाएं इसमें मौजूद थी और ये जो बस थी वो यात्रियों को लेकर पश्चिम बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर से हल्दिया की तरफ जा रही थी और जानकारी ये मिली है कि चालक ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया था और इसी वजह से ये वाहन जो है, ये बस जो है रसूलपुर क्षेत्र में
बारामती चौक के पास ओवरब्रिज से नीचे जा गिरा। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी फैक्ट फाइल की। दरअसल 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ी थी। आज उसका जिक्र हम करेंगे क्योंकि आज ही के दिन पहली ट्रेन पटरियों पर दौड़ी थी। आज का दिन इतिहास के लिए बहुत अहम माना जाता है। भारतीय इतिहास की ये पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चलाई गई थी। ये सफर 34 किलोमीटर लंबा था। ट्रेन ने 1 घंटे 15 मिनट में ये सफर पूरा किया था। डेक्कन क्वीन नाम की इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे। इसलिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो कि ट्रेन में सफर करती है और आज के ही दिन पहली ट्रेन पटरियों पर दौड़ी थी। मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी और 34 किलोमीटर का ये सफर करीब 1.25 घंटे में पूरा हुआ था। 16 अप्रैल 1853 का वो दिन था जब पहली पैसेंजर ट्रेन पटरियों पर दौड़ी थी।